वेलकम बैक। मॉर्निंग स्पॉट के दूसरे सेगमेंट में आपको खुशामदीद कहेंगे और इस सेगमेंट में भी हम जो मेनली बात करेंगे वो बजट के हवाले से ही कहेंगे। बजट मंजूरी के लिए वफाकी कैबिनेट का खुसूसी इजलास आज होगा। इजलास दोपहर 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा और काबीना आइंदा माली साल के बजट की तजावीज़ की मंजूरी देगी। बिल्कुल, आपने देखा कि ब्रेक से पहले भी हम इकोनॉमिस्ट से बात कर रहे थे और अभी भी हम ज़रा उन सेक्टर्स की तरफ बढ़ेंगे जिसके ऊपर बजट में जो वज़ीर ख़जाना है वो बार बार उन सेक्टर्स का तस्करा करेंगे और देखेंगे कि किन चीज़ों के ऊपर रिलीफ दिया जा रहा है और किन चीज़ों के अंदर मज़ीद टैक्सेस इम्पोज किए जा रहे हैं। बहरहाल खुशाइन बात यह है कि कुछ चीज़ों के अंदअंदर कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें इजाफे की बात की गई है बेहतरी के लिए। इस वक्त हमारे साथ दोनों मौजूद गेस्ट मौजूद हैं। एक तरफ हमारे साथ चेयरमैन KASB ग्रुप्स नासिर शाह बुखारी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग नासिर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। दूसरी तरफ हमारे साथ साबिक चेयरमैन है आबाद एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स मोहसिन शिगानी साहब। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन शिगानी साहब। अच्छा नासिर साहब, ये बताइए कि बजट तो पिछले साल भी पेश किया गया था। जो पिछले माली साल का इक्तिसादी बजट था उसके क्या अहदाफ हमने उसके टारगेट्स अचीव कर लिए हैं जो अब नए माली साल का बजट हम पेश करने जा रहे हैं? जी, हमारे जो मुतय्यना अहदाफ जो सब काम फहम समझे जाते हैं वो है GDP। उसमें तो हमारी GDP जो है वो 2.6% हुई है, जबकि हमारी जो टारगेट थी 3.4% की थी। इसी तरह हमारी एग्रीकल्चरल ग्रोथ जो है वो भी अपने हदफ पूरा ना कर सकेंगे, उसमें भी हमारे यहाँ कमी हुई है। मार्जिनली जो है वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ के अंदर भी हमारे पास कमी है, लेकिन ये है कि कुछ एक्टिविटी जो है वो वहाँ पर थोड़ी बहुत ज़रूर बढ़ी है। लेकिन जो ऐसे मामलात हैं जिसमें के आदाब से ज़्यादा एक ओवरऑल स्टेबिलिटी और पर्पस ऑफ इकोनॉमी जो है उसको डिफाइन करके उसको इस ट्रैक पे लेके आना जिसमें आप रिफॉर्म्स जो है उनको शुरू कर सकें, उसमें ज़रूरी अमल ये है कि आपके पास जो डॉलर की अवेलेबिलिटी रही है वो एक हमेशा से में बैलेंस ऑफ पेमेंट का प्रॉब्लम था। वो पहली दफ़ा ऐसा महसूस हो रहा है कि जो साल हम ख़त्म करने जा रहे हैं उसमें हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में पॉजिटिव होंगे। ठीक है। और इस वजह से हमने जो अपनी डेट की रेशो है वो भी अदायगियाँ करके GDP का जो पहले 68% जो था डेट था, अब वो GDP का 65% डेट हुआ है। ठीक है, तो एक बहुत खुश आइंद सी बात है। इसी तरह से आपके पास जो एक लेकिन सोशल जो सेक्टर्स हैं उसमें तो हम बुरी तरह गुज़िश्ता सालों की तरह भी फेल हुए हैं, क्योंकि सोशल सेक्टर्स जो हैं वो मोस्टली अब सूबों के पास हैं और उसका वफाक के साथ जो है ताल्लुक कम है। लेकिन ऐसा महसूस होता है कि जो सूबों को भी जो पैसा मिलता रहा है वो सूबों ने सोशल सेक्टर की इम्प्रूवमेंट के लिए उस तरह से इस्तेमाल नहीं किया। अच्छा, जिससे कि सोशल सेक्टर जो है वो ये चंद चीज़ें नज़र आती हैं हेल्थ के सेक्टर में, जैसे थोड़े बहुत अस्पताल वगैरह बन गए, लेकिन ओवरऑल जो है सोशल सेक्टर वो बहुत हमारे यहाँ कमज़ोर साबित हुआ है। ठीक है। इकोनॉमी की जी 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 इकोनॉमी की जो असल ज़रूरत है वो ये कि आपको एक ऐसा माहौल मिल जाए जिससे अब आप रिफॉर्म प्रोग्राम शुरू कर सकें। मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत के गुज़िश्ता सालों के जो इक़दाम हैं उससे अब हम इस तरफ चले गए कि रिफॉर्म्स की तरफ हमारा जो है पेशकदमी हो सके, और यही इस बजट में हमें नज़र भी आएगा। ठीक है। मोहसिन साहब, जरा आपकी तरफ भी बढ़ूंगा तो अगर 2025-26 के बजट की बात कर लें, बेसिक प्राइमरी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ख़ास तौर पर अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात करें तो ब्यूटिफिकेशन ऑफ सिटीज़ की अगर बात करें तो आप लोगों का किरदार है। कुछ चीज़ें ऐसी थी, कुछ टैक्सेस ऐसे थे, मुझे याद है पिछले कुछ बजट्स ऐसे गुजरे हैं जिसके अंदर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे आप लोगों को, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई हैं। नाउ व्हाट यू सी कि कुछ अच्छा आ रहा है बजट में? इस दफा ऐसा लग रहा है, काफी हमारी मीटिंग्स भी हुई हैं और हमने काफी इनको बताने की कोशिश की, और ये लोग खुद भी इस दफा उन्होंने भी अपने जो हदफ थे, जो टारगेट थे रियल एस्टेट से, मैं समझता हूँ कि वो अचीव नहीं कर सके। इसलिए नहीं कर सकते कि टैक्स बढ़ाने से कोई चीज ऐसा नहीं है कि आप अपना टारगेट अचीव कर लेंगे। कारोबार बढ़ेगा, बिजनेस एक्टिविटीज ज्यादा होंगी तो टैक्स कलेक्शन होगा। लास्ट 2-3 साल से कंटिन्यू ये इंडस्ट्री जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसमें आप समझे कि बिल्कुल गिरावट और डाउनफॉल ही हो रहा है, और 3.5 साल हो गए एक्टिविटी उस तरीके से नहीं चल रही, और हर दफा काफी पीछे की तरफ हम जा रहे हैं। जितने प्रोजेक्ट भी चल रहे थे वो भी 80% प्रोजेक्ट तकरीबन फ्रीज होके पड़े हुए, इसलिए कि उसका कैश फ्लो
डेवलप ही नहीं हो पा रहा, और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इतनी हाई हो गई 3.5 साल में कि आपके डॉलर जो 100 रुपीज से 250-300 रुपए तक चला गया, तो डेफिनेटली हर चीज आपकी हाई प्राइस हो जाती है। तो इस वजह से ये जो साल है, मैं समझता हूँ कि काफी एक्टिविटी इन लोगों से डिस्कशंस हुई है। एफईडी वगैरह, फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म कर रहे हैं, ये इन्होंने कहा है, और काफी चीजें उन्होंने कहा विद होल्डिंग जो इंडस्ट्री के ऊपर है, हमारी जो एलाइड इंडस्ट्री होती है उस पर भी इतने टैक्सेस हैं कि वो सारी एलाइड इंडस्ट्री अपनी एक्टिविटीज वो नहीं कर पा रही जो उनके टारगेट थे। और मेन जितनी बड़ी इंडस्ट्री, सीमेंट है, स्टील है, वो सब भी मैं समझता हूँ कि बड़े बुरे हाल में रहे हैं लास्ट 2-2.5 साल से। तो ये इम्पोर्टेंट है कि एक्टिविटी, जब आपके पास शॉर्टफॉल ऑफ हाउसिंग है, जब आप घर बना नहीं पा रहे, घर दे नहीं पा रहे, जब इतने कम वसाइल है, तो प्राइवेट सेक्टर को आप पॉलिसीज दे दे। और खुदारा हम यही कहते हैं कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी दे। अभी 47 में हम 100 साल के हो जाएंगे, 100 साल का पाकिस्तान होगा, तो आप ये 47 तक की प्लान करें कि हम आने वाले ये 10-20 सालों में किस तरीके से एक्टिविटी करें, कहां पाकिस्तान को ले जाए, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पॉपुलेशन क्या होगी, हम कहां से पानी देंगे, हम कहां से इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे। ये सब डिजाइन करते हैं लोग, कंट्री 50-50, 100-100 साल के लिए डिजाइन करते हैं। ऐसा नहीं होता कि अगले साल बजट में और पिछले साल के बजट को हम लेके बैठे होते हैं। तो इकोनॉमी पॉलिसी जब तक हमारी सारी पूरे पाकिस्तान की लॉन्ग टर्म नहीं होगी, हम कंटिन्यू पॉलिसी होगी नहीं, बाहर से इन्वेस्टमेंट, तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि हमें लॉन्ग टर्म चीजों को सोचा जाए। और पाकिस्तान को अगर कहीं ले जाना है तो 20 साल 15 साल की कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी, अब मैं समझता हूं कि इस वक्त वो पोजीशन है कि हम कर सकते हैं। हमारी एस्टेब्लिशमेंट, हमारी जो पॉलिटिशियन है, उनको ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान को ले जाने के लिए 20 साल की कोई पॉलिसी हम दें। ठीक है, बड़ा वैलिड पॉइंट है। नासिर साहब, मैं आपकी तरफ बढ़ूंगा। अब अगर हम बात करें तो 1978 से KSB की बात कर लें, फिर आपने सिंध जो प्राइवेटाइजेशन कमीशन उसके चेयरमैन के तौर पे भी जो है वक्त गुजारा है, वो अहदा भी संभाला है। आपकी इस वक्त मौजूदगी बहुत ज़रूरी है। मैं ज़रा अगर बात करूँ इस बजट को, इफ़ यू कंपेयर टू इंटरनेशनल बजट, तो क्या इकोनॉमी स्टेबिलिटी या फिर इकोनॉमी की बेहतरी के लिए इस बजट में कुछ ऐसे पॉइंटर्स नज़र आ रहे हैं, फैक्टर्स नज़र आ रहे हैं जो इस गवर्नमेंट ने थोड़ा सा काबिल जिक्र रखे हों आज के दिन में, या 4 बजट जिक्र करने जा रहे हैं? डू यू थिंक सो? देखिए, ये ओवरऑल जो आपका जो 38% तक आपको पता है कि इन्फ्लेशन ने टच किया था, कुछ महीने ऐसे थे। आज वो इन्फ्लेशन जो है वो 4%, 4.5% की एवरेज के ऊपर साल हम एंड कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इस मोमेंटम को, इस अचीवमेंट को आगे जारी रखने के लिए जरूरी है कि हम अपने पास जो बूम एंड बस्ट की पॉलिसी में फंस जाते हैं ना, कि एक साल हमने इम्पोर्ट को कर्टेल कर लिया जिसकी वजह से हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट मैनेज हो गई, तो अब हम फिर वो इम्पोर्ट के अगर दरवाजे उसी तरह से खोल देंगे जैसे कि पहली हुकूमत, तो इससे गुज़िश्ता हुकूमत जो है वो $27 बिलियन का गैप छोड़ के गई थी। उसकी वजह से जो है हम इस परेशानी में और इन्फ्लेशन में जो है दाखिल हुए थे। अब हमारे पास वो स्पेस मिलती नज़र आ रही है कि जिसमें हमें अपने इस बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो बूम एंड बस्ट की पॉलिसी है इसको बंद करने की ज़रूरत है। दूसरा, इंटरेस्ट रेट्स आपके कम हो गए हैं। जो 22% का इंटरेस्ट रेट था वो 11% पे आ गया। ये बात ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आप एक चीज जिसको हम भूल जाते हैं वो ये है कि हमने अपने पास जो डॉलर का रेट रखा हुआ है वो 280 के गिर्द। ये 280 का रेट उस वक्त भी वही था जब US डॉलर जो है वो उसकी इंटरनेशनल पैरिटी जो थी वो आप ये देखें, जब से ट्रम्प साहब आए हैं यूरो जो है वो करीबन 10% स्ट्रांग हुआ है अगेंस्ट US डॉलर। तो हमने जब ये रखा तो हमारी यूरोप की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो आप ये समझे 10% जो है वो महंगी हो गई है। तो जब तक आप ग्लोबल फ्लेक्सिबिलिटी को जहन में नहीं रखेंगे और सिर्फ अपनी मार्केट के इस नुकते को जो है देखते रहेंगे जी हमारे पास डॉलर स्टेबल है, आपकी इकोनॉमी के अंदर जो है कंपटीशन की वो सलाहियत नहीं रहेगी जो कि आपको ग्लोबली, क्योंकि एक तरफ आपने जो एक्सपोर्टर्स के टैक्सेस के अंदर छूट थी वो खत्म की है, तो आपको साथ साथ फिर एक्सपोर्टर्स को जो है वो इंसेंटिव देना चाहिए जिससे कि गवर्नमेंट ग्लोबल मार्केट्स चलती हैं। और हमारी जो मोर देन 65% जो ट्रेड है वो तो US डॉलर में है, तो इसलिए हम उस नुक्ते को जो है भूल जाते हैं। जब हम कहते हैं ना जी डॉलर स्टेबल रहा, तो हम ये समझते हैं नहीं है कि हमारी जो स्टेबिलिटी है वो उससे हमारे एक्सपोर्टर्स को कितना नुकसान हो रहा है।
हम कितने महंगे हो गए, हमारी कंपटीशन खत्म हो रहा है, कंपटीशन में हम जो है अपने आप को महंगा साबित कर रहे हैं। तो ये ग्लोबल ट्रेंड्स को जो है देखना बहुत जरूरी है। हाँ, ये जो आपके पास बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंप्रूवमेंट है जो कि तकरीबन 37% ग्रोथ है आपकी रेमिटेंसेज में, उसमें के लिए आप जितना शुक्रिया अदा करें अपने पाकिस्तानी भाइयों का, उन भाइयों का जो कि कमा के पाकिस्तान भेजते हैं, उनका नहीं जो कि वहां कमा के वही रख लेते हैं। और उसकी बहुत बड़ी ऐसी तादाद है जो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा, जो पाकिस्तान में तनकीद भी सबसे ज्यादा करते हैं और पैसा भी कुछ नहीं भेजते। और क्योंकि वही उनके जो है अपनी अदायगियां और टैक्सेस वगैरह और उनकी अपनी लाइफ जो है उसके लिए उनको वहाँ पैसे की जरूरत है। लेकिन वो जो सऊदी अरबिया जाते हैं, यूएई जाते हैं और उन इलाकों में जहाँ से रेमिटेंसेस जो है वो आ रही हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह कुवैत जो है वहाँ हमारे वर्कर्स की उम्मीद है कि आमद बढ़ जाएगी। कुवैत में 19 साल के बाद पाकिस्तान के वीजा जो है उनको रीओपन किया है। तो इससे जितनी आपके उधर आपके कोरिया में जो है पाकिस्तानी जा रहे हैं काम करने के लिए और उनकी बड़ी तादाद 2.5-3 लाख पाकिस्तानी पहुंच आएंगे। कुछ जापान में आपके पाकिस्तानियों की वर्कर्स की तादाद बढ़ रही है। बेलारूस जैसे शख्स ने भी हुकूमत ने भी आपसे जो है वो 2 लाख के करीब जो है वर्कर्स की उनको भी जरूरत है। लेकिन उससे बढ़कर, इन सब बातों से बढ़कर जो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज आया है वो हमारे टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर जो एक इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हुई है और ये मोमेंटम शुरू है। हम ये समझते हैं कि ये मोमेंटम हमें जो है तकरीबन $10 बिलियन के एक्सपोर्ट पे ले जा सकता है। अच्छा। कुछ पाकिस्तानी जो पाकिस्तानी हमारे बाहर इस वक्त मौजूद है, खासतौर पे सिलिकॉन वैली में, और कुछ कामयाबी उनकी जो है वो नजर आती है, दुनिया भर को नजर आती है। उनकी AI की सूरत में जो कंपनियां हैं, जो नई कंपनियां हैं, उनको एक मौका मिला है और उन्होंने उसमें अपना जो है किरदार पेश किया। पाकिस्तान में खुद फ्रीलांसर्स की तादाद जो है 6 लाख बताई जाती है और ये फ्रीलांसर्स जो है ये सब AI की तरफ जा रहे हैं, जिससे पाकिस्तान का जो ये एक्सपोर्ट का टारगेट है ये बड़ी जल्दी और आसानी से जो है हासिल किया जा सकता है। इसमें एक पॉलिसी जो है हमारे यहाँ जो बनाई गई है, जिसको आप समझें कि स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स की सूरत में, उसको और फैलाने की जरूरत है और इस सेक्टर को भी और इंसेंटिवाइज करने की जरूरत है ताकि पाकिस्तानी जो है जो बाहर अपनी कंपनियां लेके चले गए थे वो पाकिस्तान वापस लाएं। और यहाँ पर लोगों को जो है वो सिर्फ सेल अपनी बाहर बुक करते हैं और ऑफिस यहाँ रखा हुआ काम करने के लिए, तो उससे वो जो उनका रेवेन्यू है वो तो बाहर ही रह जाता है। ठीक है, उनको पाकिस्तान इंसेंटिवाइज किया जाए कि अपना रेवेन्यू यहाँ लेके आए। बिल्कुल, तो उससे बहुत बड़ी ई कॉमर्स का शोबा आप कह रहे हैं कि जी ई कॉमर्स तो एक बहुत महदूद पैमाना है। उसके अलावा AI ने जो है ट्रांसफॉर्म कर दिया, हर चीज को जो है ट्रांसफॉर्म कर दिया टेक्नोलॉजी में, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को भी पूरा जो है चेंज कर दिया है। इत्तेफाक से आज लंदन में पाकिस्तानी कॉन्फ्रेंस हो रही है, वहाँ उन्होंने थिंक पाकिस्तान के नाम का एक थीम जो है वो उनकी टैक्सियों के ऊपर जो है लगा के इस वक्त वहाँ के लंदन शहर में घूम रहा है और ये एक बहुत बड़ा स्लोगन है, थिंक पाकिस्तान। और इसकी में उन्होंने शुरू किया कि ये पूरी कम्युनिटीज के अंदर जो है फैलाया जाए ये मैसेज। ठीक है। अच्छा, ये भी बताइएगा नासिर साहब कि हमारे यहाँ बाहर से रेवेन्यू कैसे आ सकता है जबकि हमारे यहाँ पेमेंट गेटवेज नहीं है? नहीं, ये जरूरी नहीं है कि पेमेंट गेटवे जो है वो आपके अपने पास हो तो ही पेमेंट आ सकती है। हाँ, आपके पास आपको उनके साथ जो है खासतौर पे FATF के बाद से आपको इनिशिएटिव लेके ये करने की जरूरत है कि उनके साथ एग्रीमेंट्स करें और उन प्रोसेसेस को जो है वो शुरू किया जा सकता हो। कुछ पाकिस्तान में पेमेंट गेटवेज के लिए रास्ता जो है वो खोला गया है, लेकिन उसमें कुछ थोड़ी बहुत जो है परेशानी वो हमारे अपने लोकल रेगुलेशन और लॉज की तरफ से भी है कि आपके पास AML और KYC की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जब कोई पेमेंट आती है तो उसकी जो इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है और जिस तरह से FIA पहुंच जाती है वो लोगों को जो है ज्यादा परेशान करता है। ठीक है, मुख्तलिफ हमारे पास तरीकेकार हैं रेमिटेंस के। एक सवाल आपसे भी करूंगा लेकिन मैं जरा मोहसिन साहब को भी कॉन्वर्सेशन के अंदर शामिल करूं। मोहसिन साहब, IMF की हमने
एक तज्जियाकार से बैठकर इकोनॉमी पे बात की कुछ दिन पहले, तो उन्होंने इस बात का तस्करा किया और वो बेसिकली उनके साथ आबाद के भी एक मेंबर मौजूद थे, तो उन्होंने भी इस बात का शिकवा किया कि IMF तो नहीं कहता कि इस तरह के जो टैक्सेस हैं वो नए टैक्सेस लागू किए जाएं। अगर आपको याद हो, इफ यू रिमेंबर, मिनी बजट पेश किया गया था, उसमें नए टैक्सेस इम्पोज किए गए थे टोबैको इंडस्ट्री के ऊपर, एयरलाइन इंडस्ट्री के ऊपर, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के ऊपर। तो IMF की जानिब से तो ये तजावीज़ नहीं दी जाती ना कि मुख्तलिफ या सुपर टैक्सेस के ऊपर आप जरा ज़्यादा फोर्स करें। तो आपको क्या लगता है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ऊपर भी कुछ टैक्सेस ऐसे थे जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी आवाम को बेयर करनी पड़ी थी और आप लोगों के भी हाथ पैर कटे हुए थे? डू यू थिंक सो कि इस बार उन चीजों पर गौर किया जाएगा? ऐसी कोई चीज नहीं आएगी जिससे आपको फिर से दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी पड़े, या पहले से बात हुई है कोई? देखिए, काफी चीजें तो डिस्कस हुई हैं इस दफा। अच्छा। और काफी इन्होंने रियलाइज भी किए। यहाँ तक हुआ कि उन्होंने हमें ये भी कहा कि IMF के साथ ये इश्यूज है, तो हम खुद भी हमने कहा हमें बिठाए, हम उनको बताते हैं। कोई भी IMF ये तो नहीं कहेगा कि आप कारोबार करेंगे, आप एक्टिविटीज करेंगे और ना करें और टैक्स को ज्यादा लगा के वो बंद कर दे, ऐसा तो कोई नहीं कहेगा। ठीक है। बेसिकली उनका कहना है प्राइवेटाइजेशन करें, जो आपके पास व्हाइट एलिफेंट्स पड़े हुए जिसपे आप अरबों रुपए देते हैं हर साल, और वो आप उसको प्राइवेटाइज आप खत्म करें ताकि कंट्री के ऊपर से बोझ खत्म हो। मतलब वो उस टाइप की बातें वो आपको ये नहीं कहते, वो ये नहीं कहते, वो कहते हैं कि ऐसा रिलीफ ना दे दी जाए कि अरबों रुपए आप MNS को वर्किंग के लिए देते हैं और वो काम चीजें ना हो या वो चीजों में प्रॉब्लम हो। तो उनका ये पैसे खर्च कहाँ करने हैं और उसका रिजल्ट क्या आना चाहिए और वो सही जगह पे इस्तेमाल होने चाहिए। वो ये नहीं कहते कि आप किसी को कारोबार को बंद कर दें या वो बिल्कुल क्लोज कर दें। जब हमारी बात भी उन्होंने सुनी और सारी चीजों को रियलाइज किया और उन्होंने कहा हम आपको बताएंगे, और मतलब ये मीटिंग इस तरीके से खत्म हो गई। इत्तेफाक हमारे यहाँ होता है कि कोई मीटिंग होती है और कोई ना कोई मीडिया या कोई ऐसे लोग जो फौरन ये कह देते हैं कि बहुत अच्छा हो गया और उन्होंने सब मान लिया, दूसरे दिन एक और चैनल आता है वो कहता है सभी खत्म हो गया। तो ये सारी चीजें ऐसी है कि हम अपनी जल्दबाजी में चीजें खराब करती है। जब तक रिजल्ट ना आ जाए, आपको गवर्नमेंट से हमारी जो भी बातें इस हवाले से हुई थी, FAD खत्म कर देंगे, कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी जो 14% चली गई है, हमने उनको कहा सराउंडिंग कंट्री में 4-5% है, आप उसको उसी प्राइस पे ले आए। हम जो लास्ट 4 साल पहले हम 2% पे ट्रांसफर प्रॉपर्टी पे ले गए थे, आपकी एक्टिविटी बढ़ गई, आपकी इंडस्ट्री पूरी चलने लगी, आप टैक्स लगा देते हैं, चीजें रुक जाती हैं और चीजें लोगों को एतमाद खत्म हो जाता है। आपको फ्रेंडली माहौल देने की जरूरत है, आपको अच्छी पॉलिसीज ऐसी बनानी है। डिजिटलाइजेशन के लिए हम इनको कह रहे हैं 14-11 साल हो गए कि आप इन सारी चीजों को डिजिटलाइज कर दें, आप ऑनलाइन कर दें ताकि लोगों को आपका की भी कलेक्शन आपको नजर आए। हमें भी आप डेटा प्रोवाइड करना होता है, हम कहते हैं कलेक्शन किया हुआ कहाँ से आपने जो कलेक्शन किया उसमें क्या शॉर्टफॉल, डेटा आप नहीं दे पाते हम लोगों को, तो ये मुश्किल है। मैं कहता हूँ नासिर साहब ने AI की बात की, टेक्नोलॉजी की बात की, तो इसको ह्यूमन इंटेलिजेंस से हटा के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ले जाए सिस्टम को, which would be more better। होना चाहिए। आज के दौर में पूरी दुनिया में ये हो रहा दुनिया में है। और आज के दौर में हमें ये जरूरत नहीं है कि मुझे एक फाइल लेके किसी के पास जानी पड़ती है। हम दुबई काम करते हैं, UK काम करते हैं, ऑनलाइन सारे अप्रूवल्स होते हैं, ऑनलाइन पॉलिसीज हैं, मुझे किसी को देखना नहीं पड़ता कि ये बैठा हुआ ये आदमी साइन करेगा तो मेरा काम होगा। हर चीज प्रोसेस है पूरी दुनिया में। आपको उस जगह जाने के लिए इम्पोर्टेंट है और आपको अपने डॉक्यूमेंट वैसे एक अप्रूवल के लिए कितने जतन करने पड़ते हैं, कुछ बताएंगे अंडर द टेबल? आप मतलब डेफिनेटली इसमें कोई भी शक नहीं है कि अंडर द टेबल क्या मतलब आपकी अप्रूवल हो ही नहीं सकती। आप सही काम करने चाहते हैं, अच्छा। आपको सही काम करना डिफिकल्ट है और लोगों का और इन जितने भी जो इदारे हैं इन सब का कहना होता है कि आप ऐसा काम करें जिसमें उनके मुफादात हो। इसलिए कि इलीगलिटी कहाँ पड़ती है, जब आप इदारे चाहेंगे तो काम होगा, और ये जब आप पे एक्स्ट्रा बर्डन डालते हैं तो वो पब्लिक पे ट्रांसफर हो जाए, अल्टीमेटली एंड यूजर पे जाएगी ना सारी चीजें, और वो कॉस्ट ऑफ आपकी बढ़ती रहेगी जो भी परचेज प्राइस है। और लोगों के पास आज मैं समझता हूँ कि ताकत नहीं है परचेज करने की। 1 करोड़ रुपए का घर भी वो खरीद नहीं सकता। मैं नासिर साहब को बताऊंगा कि फाइनेंशियल पूरी दुनिया में आपकी जितनी भी एक्टिविटीज हैं बैंक करती हैं। आपको जितने भी घर अगर लेना होता, पहला घर होता है तो पूरे फाइनेंशियल पूरी दुनिया में बैंक खड़े होते हैं ताकि आदमी
कहीं भी बाहर कच्ची आबादी में ना जाए, अनप्लान एरिया में ना जाए, पहला घर वो अपना ले सके, उसकी हमने गवर्नमेंट को कहा है कोई मिनिमम प्राइस 1 करोड़ रुपए, 70-80 लाख रुपए, ताकि पहला घर लेना आसान हो लोगों के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जब तक आपको फाइनेंशियल सपोर्ट बैंकों की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं होगी। लास्ट टाइम जब हमने पॉलिसी बनवाई थी तो 10% बैंकों को ये था कि रियल एस्टेट में लोगों को, इंडिविजुअल्स को फायदा हो। मौसी साहब, मैं बड़ा तल्ख सवाल है आपकी तरफ आऊंगा, लेकिन नासिर साहब से भी एक सवाल ये करना है जो दिमाग में आ रहा है। नासिर साहब, आपका जो इदारा है वो बैंकिंग हो, लीजिंग हो या फिर सरमायाकारी हो, उसमें एक नुमाया जो है वो किरदार अदा किया है। अगर सरमायाकारी की बात करूं, व्हाट डू यू सी कि कौन कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जिसके अंदर सरमायाकारी की जा सकती है, जीडीपी को बेहतर किया जा सकता है, इकोनॉमी को मजीद स्टेबल किया जा सकता है? देखिए, जो सबसे ज्यादा रिलायबल सेक्टर है वो तो आपके पास हमेशा से, क्योंकि एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, हमने उसको ये तो कहा कि हमारी बैकबोन है जी, लेकिन लेकिन हमने उसको मॉडर्नाइज नहीं किया। हमारे पास जो इरिगेशन सिस्टम है वो वही पुराना सिस्टम चला आ रहा है जिसको हम फ्लड इरिगेशन कहते हैं, और ड्रिप इरिगेशन या जो पिवट्स हैं उनका हमने कोई इस्तेमाल नहीं किया। हमने अपनी जो पर एकड़ यील्ड है उसको बढ़ाने के लिए जमीन की जो सॉइल की हेल्थ है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं की गई। तो इस बार से ये एक आपके पास ऐसा सेक्टर है जिसमें जो कुछ आप डालेंगे उसका रिजल्ट जो आपको 6 महीने बाद मिल जाएगा। वहां आपको इंडस्ट्री लगाने के लिए और उसके बाद रॉ मटेरियल और उन सारी चीजों के लिए इम्पोर्ट करके और फिर इंडस्ट्री लगाया जाए उसकी जरूरत नहीं पड़ती। ये खुद जो है आपका इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल जो है यहाँ से मिलता है। तो ये पूरा सेक्टर जो है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। हम प्राइवेट सेक्टर पे बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं जी, प्राइवेट सेक्टर ये करेगा, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को गाइड करने की भी जरूरत है और उनके लिए स्कीमें भी जो है वो लेने की जरूरत। मसलन मैं आपको एक सक्सेस स्टोरी बताता हूँ कि आज से 10 साल 15 साल पहले पाकिस्तान जो है उसका नाम ऑलिव ऑयल के लिए कोई सोच नहीं सकता था। अब इस साल माशाल्लाह पाकिस्तानी ऑलिव ऑयल जो है वो इंटरनेशनल कंपटीशन में नंबर 2 अवार्ड उसने हासिल किया है, नंबर 2 बेस्ट ऑलिव फ्रॉम जोब, यानी एक बैकवर्ड एरिया जो आमतौर पे समझा जाता है, वहां से वो जो उन्होंने निकाला है। तो ये एक ऐसी एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और लोकल प्रोडक्शन के हिसाब से भी इसके इन चीजों के रिजल्ट्स जो है वो बड़ी तेजी से आ सकते हैं। और दूसरी बात जो है, हाँ, इंडस्ट्रियलाइजेशन की हमें जरूरत है, उसके लिए तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसमें ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि आपकी डोमेस्टिक इकोनॉमी को जो है स्ट्रेंथन कर सकें और रॉ मटेरियल इंपोर्ट बेस्ड ना हो, लोकल रॉ मटेरियल जिनके लिए इस्तेमाल किया जा सकता हो, वो उसकी तरफ तवज्जो की जरूरत है। फिर हाउसिंग जो है वो तो आपके लिए अनदर कहना चाहिए कि इजीएस्ट वे है टू क्रिएट ग्रोथ। दुनिया भर में तो हाउसिंग की कंपनियां जो है वो लिस्टेड होती हैं, पाकिस्तान में कोई एक भी कंपनी जो है वो लिस्टेड नहीं है स्टॉक मार्केट के अंदर। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि हमारे यहाँ कितनी सर्द मुहरी है इस सेक्टर के मुतालिक। और खासतौर पे इसमें सिवाय ये समझा जाता है कि जी ये ब्लैक की मनी इसमें लग जाती है। ठीक है, देखिए हिंदुस्तान को जब आप कहते हैं ना कि उनका जो है वो 3.5 ट्रिलियन डॉलर का टोटल जीडीपी है, तो वो हम ये भूल जाते हैं कि जो हिंदुस्तान अपने एस्टिमेट्स देता है, जो उसके अंदर जो उन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है उसमें वो अपनी जीडीपी के अंदर उनका जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसको भी शामिल करता है। सही। और हम जो है वो अपने इनफॉर्मल सेक्टर को शामिल नहीं करते, तो हम उसे हमेशा जो है वही समझते हैं कि जी वही हमारी $400 बिलियन की इकोनॉमी है। मेरे हिसाब से आपकी इकोनॉमी इस वक्त ठीक है $650-700 बिलियन पे जो है, अगर हम इनफॉर्मल सेक्टर को शामिल करें तो वो है। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर को अपने सिस्टम में लाना, उसके लिए जो है एक चीज हम और बहुत भूल जाते हैं, और मैं थोड़ी सी इकोनॉमिक टर्म्स के अंदर बात करूंगा। ये जो परचेजिंग पावर जो होती है ना, पीपीपी जिसको कहते हैं, जी। ये दुनिया में जो है एक राइट किस्म का इंडिकेटर बनता चला जा रहा है, जहां डेवलपिंग कंट्रीज जो है उनकी जो एक एबिलिटी टू सर्वाइव है की वो नजर आता है। पाकिस्तान में माशाल्लाह आपकी पीपीपी जो है वो उसी की वजह से ये सस्टेन कर रहा है, यानी आपकी इकोनॉमी में जो कुछ भी हुआ है उसको आपकी ब्लैक इकोनॉमी ने सस्टेन किया है। अगर ये ब्लैक इकोनॉमी ये सस्टेन ना करती तो ये फिर आपके पास बहुत कुछ चीजें, और एकदम और भी गलती करते हैं हम, उसको जो हमारे लाइव स्टॉक्स वगैरह जो 52% ऑफ अवर एग्रीकल्चर है उसको भी हम ब्लैक इकोनॉमी में ही शामिल कर लेते हैं, हालांकि वो वेरी मच सो उनका सिस्टम ऐसा है। आखिरी बात जिसको मुझे इजाजत दें कि मैं जिसारत करूं, आपका ये जो पूरा सिस्टम है ना रजिस्ट्रेशन का, कि आपने एक दिया और आपने उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रार के दफ्तर में जाते हैं और वो फिर आपसे जो है मुंह मांगे पैसे मांगता है, मुझे इतने पैसे दें तो मैं आपके लिए रजिस्ट्री करूंगा। क्या हम एआई के जरिए को ऐसा निजाम नहीं बना सकते
कि आपको रजिस्ट्री के लिए कहीं जाने की वेरी गुड जरूरत पॉइंट, नहीं। मोहसिन साहब ने भी यही चीज का पॉइंट रेज किया है आई गेस। नहीं, और ये तो देखिए ना, वो जो दूसरा जो बता रहे थे, ये ज्यादातर नक्शों के पास होने की बात कर रहे थे, या और उसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन के लिए अप्रूवल चाहिए होती है उनकी बात करें। मैं आपको छोटी सी बात जो है वो बताऊं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर एक ये निज़ाम है कि जितने रजिस्ट्री ऑफिस हैं उसके अंदर मुंह मांगी कीमत मांगी जाती है। मुझे थोड़ा सा तजुर्बा है अपने एक जानने वाले के जरिए टर्की का, उनके यहाँ हर चीज ऑनलाइन है। आपकी हर एरिया की कीमत जो है वो उसके हिसाब से तयशुदा है। उन्होंने अपनी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट, आपको पता है कि पाकिस्तान और टर्की में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं था। आज उनकी इकोनॉमी जो है वो हमसे बहुत फर्क है। आप समझिए कि यानी एटलीस्ट उनकी एक्सपोर्ट जो है वो $200 बिलियन से ऊपर है। ठीक है, मैं जरा जी जी जी, उनके यहाँ जमीन का पूरा निजाम और रियल एस्टेट का पूरा निजाम जो है वो ऑनलाइन हो गया। ठीक है, ठीक है, आपकी पेमेंट भी ऑनलाइन है। ठीक है, आपका पॉइंट बड़ा वैलिड है। मैं जरा मोहसिन साहब की तरफ भी बढ़ूंगा। मोहसिन साहब, सवाल थोड़ा सा तल्ख है, मैं चाहूंगा इसके ऊपर भी कमेंट करें क्योंकि ये एक आम आदमी का सवाल है। आपने प्रॉपर्टी का तस्करा किया कि कोई भी प्रॉपर्टी अगर परचेज करने जाते हैं वो इस वक्त 1 करोड़ से कम की नहीं है, तो कोई आप लोग स्कीम लाना चाह रहे हैं, हुकूमत से बात करें। पुराने जो यूनिट्स बने हुए हैं, चाहे वो फ्लैट्स की बात कर ली जाए या फिर वो प्लॉट्स की बात कर ली जाए या फिर ग्राउंड+1 की अगर बात की जाए, कल ही रात की बात है जब हम बैठे हुए बजट की बात कर रहे थे तो एक साहब ने मुझसे तस्करा किया कि यार अगर मैं कराची में या कराची से भी बाहर कहीं पर भी अगर एक घर खरीदने की तरफ जाता हूं और किसी भी पोश इलाके की बात कर लूं तो वहां तो तस्वुर ही नहीं है, लेकिन पोश इलाके से हटकर भी अगर मैं किसी इलाके की बात करता हूं तो वहां पर भी कम से कम भी 2.25 करोड़ या 2 करोड़ से कम की कोई चीज अवेलेबल नहीं है। तो आबाद की अगर मैं बात करूं एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की, ये इस चीज पर एहतजाज क्यों नहीं करते? ये जो फेक प्राइसेस राइज हुए हैं मार्केट के अंदर जो आज से 10 साल पहले नहीं हुआ करते थे, उनको कंट्रोल करने में आप लोगों का किरदार क्या है? देखिए, बेसिकली ऑल डिपेंड कि आपकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है। देखिए, आज के दौर में कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन 6,500 रुपए है। ठीक है, मतलब आप एक घर बनाएंगे 1000 स्क्वायर फीट का, इज अबाउट 2 बेडरूम। ठीक है, तो उसकी 65 लाख रुपए कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। इसके अलावा कॉस्ट ऑफ लैंड होगी, तो तकरीबन आपकी कॉस्ट ऑफ लैंड भी तकरीबन 2,000 रुपए पर स्क्वायर फीट आएगी। तो तकरीबन 8,500-9,000 रुपए स्क्वायर फीट ये हो गया। 1,000 आपका जो 4 साल बनता है उसकी भी एक्सपेंसिव होंगे। तो आपको कहीं भी कोई भी आदमी 10,000 11,000 रुपए स्क्वायर फीट से कम दे नहीं सकता जब वो लीगल काम करेगा। इसलिए कि उसको पार्किंग और पूरा स्ट्रक्चर और पूरी डिजाइनिंग करनी है उस हिसाब से जो आपका जलजला के हिसाब से, आपके जो एनवायरनमेंट के हिसाब से। तो मैं समझता हूँ कि ये कॉस्टिंग अब कभी भी कम कैसे हो सकती है, आपकी कॉस्ट कम नहीं हो सकती। मैं कह रहा हूँ कि ये कॉस्ट पहले भी इतनी थी। डॉलर, इन टर्म्स ऑफ डॉलर देखें, ठीक है, तो हम 10 साल पहले $20 में कंस्ट्रक्शन करते थे। मैंने वर्ल्ड बैंक जाके वहां एक प्रेजेंटेशन दी थी, वहां मैंने बताया था कि पाकिस्तान $20 में कंस्ट्रक्शन करता है, जबकि वहां कोई भी दुनिया का कंट्री $20 में कंस्ट्रक्शन नहीं करता। यूएई $125, यूके में 250 से 300 पाउंड, यूएसए में आपका $150, आपका बांग्लादेश में तकरीबन $48, इंडिया में आपका $30। एज कंपेयर सराउंडिंग भी करेंगे ना, तो जो हमारी टाइप कंस्ट्रक्शन है कहीं भी इस कॉस्ट में नहीं है। तो आप कॉस्टिंग लेंगे, आज भी $20 में ही बना रहे हम। 10 साल हो गए तो $20 से 6,000 रुपए। चले आप कॉस्टिंग की तरफ जा रहे हैं, बहुत अच्छा पॉइंट रेज कर रहे हैं, लेकिन जो पुराने 10-10 साल 15-15 साल पुराने यूनिट हैं वो इतने क्यों महंगे हो गए? सिर्फ एक सिंपल एक जमीन की बात कर लें, एक प्लॉट की बात कर लें, इसकी तो कोई कॉस्टिंग नहीं है ना, ये तो बिल्कुल बंजर एक जमीन है या उसके ऊपर भी कुछ यूनिट खड़ा नहीं हुआ है, इनकी कॉस्टिंग इतनी क्यों बढ़ गई? इसमें आप लोगों ने क्या अहम किरदार अदा किया? देखिए, लैंड की कॉस्ट नहीं बढ़ती, बेसिकली डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट बढ़ जाती है आपकी। और जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर डालते हैं, सेवरेज लाइन डालते हैं, वाटर लाइन डालते हैं, आप रोड नेटवर्क बनाते हैं, आप यूटिलिटीज इदारों से लेते हैं, तो वो कॉस्टिंग बढ़ जाती है। और रॉ लैंड डिपेंड करता है कि कहाँ फॉल कर रही है। कल वो ऑक्शन उसका 1,500 रुपए हो रहा था, आज ऑक्शन 15,000 रुपए हो रहा है, कहीं ऑक्शन 1.5 लाख रुपए का हो रहा है। डिपेंड ऑन ये सारी चीजें चलती है कि आपकी लोकेशन कहाँ है। और हाई एंड प्रोडक्ट देखिए, क्लिफ्टन सोसाइटीज, यहाँ पे बहुत महंगी चीजें हो गई है। लैंड कॉस्ट आपकी 10 लाख 12 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड पे चली गई है। अब स्कीम 33 में चले जाए, आपकी 1,00,000 1.5 लाख रुपए स्क्वायर फीट है। अब सुजानी चले जाए, अब 50,000
50,000 कमर्शियल प्लॉट की बात कर रहा बिल्कुल हूँ। तो ऐसा ये ही। और डिपेंड कि आपकी सराउंडिंग चीजें क्या है, उसी हिसाब से अगर मैं कोई वैल्यू है ना, प्रोजेक्ट जिस इलाके तो की वैल्यू के हिसाब से भी तो। हाँ, और पिछले जो आप कह रहे हैं जो प्रोजेक्ट जो है डिलीवर नहीं हुए या रुके हुए हैं, वो भी कॉस्ट की वजह से काफी रुके हुए हैं। नहीं, जो डिलीवर हो चुके हैं, जो खरीदो फरोख्त में आ रहे हैं, सेल परचेज के अंदर आ रहे हैं, आप लोगों के ही पुराने प्रोजेक्ट्स हैं 10-12 साल पुराने, उनकी बात कर रहा हूँ कि उनके प्राइसेस आज से 5 साल 6 साल या 8 साल हाँ, पहले इतने अचानक ज्यादा बूम नहीं आया होते है। थे। 50 लाख के अंदर या फिर 6 मिलियन के अंदर एक बिल्कुल। अच्छा यूनिट मिल जाया करता मिल था, जाता था। वो आज यूनिट जो है वो 10 मिलियन के ऊपर भी नहीं मिल रहा है। डेफिनेटली नहीं मिलेगा ना। आज की जो प्राइस तो हाई हो गई, तो पिछले वाली मार्केट भी उसी हिसाब से रोटेट कर, पिछले वाले लोग भी ये कहेंगे कि आज तो मुझे नया अपार्टमेंट नहीं मिल सकता, तो उसकी अपनी प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। आपने किसी को बेच दिया है, वो मार्केट के हिसाब से मूव करेगा, मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से भी मूव करेगा। और आपकी जो कॉस्ट इंक्रीज कर गई है, नया प्रोजेक्ट मैं बना ही नहीं सकता उस प्राइस में, तो मैं जब नया प्रोजेक्ट 12,000-15,000 रुपए स्क्वायर फीट में बेचूंगा, तो डेफिनेटली बनाने वाला भी 10,000 पे तो आ ही जाएगा। तो ये ठीक है। वाली सारी सिचुएशंस होती हैं। अच्छा। लेकिन हमें लॉन्ग टर्म में कोशिश करनी चाहिए, हमें भी गवर्नमेंट को भी हमें मिलके कोई सोचना चाहिए कि आने वाले 10 सालों के लिए हमें कोई प्राइस चीजों को, लोगों को कैसे फैसिलिटेट किया जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अफोर्डेबिलिटी हाउसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम उसी पे बात कर रहे हैं कि अगर अफोर्डेबल हाउस नहीं होंगे, 80% लोग को पाकिस्तान अफोर्डेबल हाउसिंग पे सर्वाइव कर सकते हैं, 20% अपने मर्जी से घर ले सकते हैं। तो हमें तो 80% लोगों के लिए काम करना है और उनके लिए सोचना है कि हम लॉन्ग टर्म कैसे उनको कम कीमत के मकानात दे सकते हैं, ताकि लोग अनप्लान एरिया में ना जाए, लोग कच्ची आबादियों में ना रहे, लोग प्लान एरिया में रहे, ताकि उनका बच्चों का, आने वालों का फ्यूचर बेहतर हो सके। ठीक है। अच्छा, ये भी बता दीजिएगा कि अलाउंसेस के हवाले से बताइएगा कि ये कहा जा रहा है कि ग्रेड 1 था 16 के लिए 30% डिस्पैरिटी अलाउंस रखा गया है। इसके हवाले से कुछ बताइएगा, ये क्या है डिस्पैरिटी? नासिर साहब, देखिए, ये तो मैंने आपको बताया था कि सोशल सेक्टर में हमारे यहाँ बहुत ज्यादा कमी हुई है, कोई काम नहीं हुआ है, तो उसके लिए एक कॉशियस एफर्ट करने की जरूरत है कि किस तरीके से हमारे ऐसे जो सेक्टर्स हैं पॉपुलेशन के, जो कि गुज़िश्ता सालों में खासतौर पे जब इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा था तो उन्होंने बहुत सफर किया है, उनको सपोर्ट किया जाए। और लेकिन उनकी तादाद जो है वो बहुत बड़ी नहीं, क्योंकि ये जो दिया जा रहा है ये मोस्टली फॉर एम्प्लॉइज ऑफ द गवर्नमेंट के लिए है, तो जिनकी तनख्वाहें उमूमन जो है वो काफी मार्केट के हिसाब से कम होती हैं। जो आपके प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो इदारे काम करते हैं, वहां पर उनको जो है मार्केट के साथ अपनी अदायगियां करनी होती हैं, वो उन्होंने काफी हद तक जो है एडजस्टमेंट्स की हुई हैं, लोग उनको पे कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन ये जो सरकारी इदारे हैं उनके लिए वो उसको डिस्पैरिटी अलाउंस की बात होगी। लेकिन एक चीज में जो है वो गुज़िश्ता जो आपकी शेखानी साहब से बात हो रही थी उसके हवाले से बताऊं जी। मेरा ख्याल राब्ता मुनक़ता हो गया है। बहरहाल दोनों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नासिर शाह बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, दूसरी तरफ मोहसिन शेखानी भी मौजूद थे। अब देखना ये कि आज 4 बजे जो बजट पेश होना है उसके अंदर जो जो अहदाफ हासिल करने की बात की गई है या फिर कुछ चीज़ों के अंदर कुछ रिलीफ देने की बात की है, अपोजिशन इसको किस तरह से आड़े हाथों लेती है या उसका खैर मकदम करती है। दिस इज़ गोइंग टू बी अ टफ बैटल इन पार्लियामेंट टुडे। अब देखना ये है कि इसके ऊपर आगे जाके इकॉनमी है, इकोनॉमिस्ट हैं और फिर उसके बाद जो एनालिस्ट हैं वो किस तरह से ताबड़तोड़ हमले करते हैं। गुड लक है इस पूरी गवर्नमेंट को कि अगर कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं तो जाएं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें माजी के अंदर हुई हैं। जो फील्ड मार्शल साहब हैं जब वो आर्मी चीफ के ओहदे पर थे तो उन्होंने डॉलर को भी स्टेबल किया, स्मगलिंग को भी रोका, और जो डॉलर के लोगों ने पैसे जमा करके डॉलर रखे हुए थे उनको भी रिलीज करने में बड़ा और ये भी देखना है कि कौन कौन से सेक्टर्स जो हैं वो टैक्स नेट में आए हैं। अच्छा, एक चीज़ हम भूल गए क्योंकि वक्त खत्म हो गया, एक छोटा सा जुमला यहाँ पर देख जाओ, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ये बड़ी जरूरी है। स्टेबिलिटी होती है पॉलिटिकल विदाउट किसी इन्फ्लुएंस तो चीज़ें जो है वो आगे बेहतर होती चली जाती हैं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है। मुझे, मेरी पूरी टीम को और हमारे जो खूबसूरत से मेहमान जो एनालिस्ट बैठे हुए थे, जो डॉक्टर ऑफ इकोनॉमी मैंने इनको खिताब दिया है ना, ये सारे इकोनॉमी के डॉक्टर्स हैं तो उनको भी जो है वो इजाज़त दीजिए। और आप लोग का बहुत शुक्रिया जिस तरह से आप लोग फीडबैक देते हैं। फीडबैक ज़रूर दिया करें अपने हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर, उसी से हमें पता चलता है कि किन चीज़ों को आप करते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।